नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 के जो है फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों का जो हम एनालिसिस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट शिफ्ट का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस शहर की जनसंख्या जो है सबसे अधिक हो जाएगा? ये जो हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर था, जिसकी जनसंख्या लगभग जो है 1.84 करोड़ हो जाएगा, यानी 18.4 मिलियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मथुरा कला का पुनर्द्वार किस राजा के शासनकाल में हुआ था? मथुरा कला का पुनर्द्वार जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क जो है कुषाण वंश का एक प्रमुख शासक था, जिसके शासन में लगभग जो है 127 से 150 ईस्वी तक मथुरा काल ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित मूर्ति और कलाकृतियों के महत्वपूर्ण विकास किया। यह कला जो भारतीय और विदेशी जो है प्रभावों का मिश्रण दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संतोष ट्रॉफी कहाँ आयोजित हुआ था? अगर बात करें 2023 में संतोष ट्रॉफी जो है इसका जो फाइनल राउंड रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। यह पहली बार था जब टूर्नामेंट जो है फाइनल विदेशी धरती पर खेला गया। फाइनल में जो है किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में 4 मार्च 2023 को हुआ था, जिसमें जो कर्नाटक ने मेघालय को हराकर खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये जो है भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। यह ओमकारेश्वर डैम पर नर्मदा नदी के जलाशय में बनाया जा रहा है, जिसकी कुल क्षमता जो है 600 मेगावाट हो जाएगा। इस परियोजना का पहला चरण 2023 में शुरू हुआ था, जिसमें जो है 278 मेगावाट की क्षमता सक्रिय हो चुका था। यह विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र माना जाता है, याद रखिएगा। लेकिन बात करें, हालांकि तेलंगाना का रामगुंडम 100 मेगावाट का तैरता हुआ सौर संयंत्र है, जो 2023 में पूरी तरह चालू था और भारत का सबसे बड़ा माना जाता था। मध्य प्रदेश का ओमकारेश्वर संयंत्र जो अपनी 600 मेगावाट की प्रस्तावित क्षमता के साथ 2023 में निर्माण के अंतिम चरण में था और इसे जो विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका में ट्रांसक्रिप्शन का अर्थ क्या होता है? कोशिका में ट्रांसक्रिप्शन का अर्थ वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए के एक हिस्से जीन की जानकारी को आरएनए अणु में कॉपी किया जाता है। यह प्रक्रिया जीन अभिव्यक्ति का पहला चरण होता है और मुख्य रूप से कोशिका के नाभिक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? ये सभी को पता होना चाहिए। अगर बात करें समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में निहित है। अगर इम्पोर्टेंट की बात करें, अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 16 में जो है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सभी को पता होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर करते हैं। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में उल्लिखित है। यदि लोकसभा अध्यक्ष उपलब्ध न हो तो उपाध्यक्ष या कोई अन्य व्यक्ति जिसे लोकसभा द्वारा नामित किया जाता है वह अध्यक्षता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल ग्रह कौन सा हो जाएगा? सभी को पता है मंगल ग्रह को जो लाल ग्रह कहा है। इसका रंग जो है लाल रंग का होता है। सतह पर मौजूद लौह ऑक्साइड यानी रस्ट के कारण होता है, जो इसे लाल भूरा दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोक्सिमा सेंचुरी कौन सी आकाश गंगा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है कोई आकाश गंगा नहीं बल्कि यह एक तारा है। यह हमारी मिल्की वे यानी आकाश गंगा में स्थित है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे नज़दीक तारे के रूप में जाना जाता है और ये जो है सेंटोरस नक्षत्र में अल्फा सेंचुरी तारामंडल का हिस्सा है। यह पृथ्वी से लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समग्र मांग क्या होता है? समग्र मांग किसी भी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मांग को दर्शाता है। यह उस कुल राशि को व्यक्त करता है जो उपभोक्ता, व्यवसाय, सरकार और विदेशी खरीदार किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु और सेवाओं पर खर्च करने को तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समग्र मांग के घटक बात करें तो उपभोक्ता व्यय जो होता है व्यक्ति और परिवारों द्वारा वस्तु और सेवाओं पर किया गया खर्च कहलाता है। निवेश व्यय जो है व्यवसायों और उद्यमों द्वारा पूंजीगत वस्तु जैसे मशीनरी उपकरण पर किया गया खर्च कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य क्या हो जाएगा? स्टैंड अप इंडिया का योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जाति यानी एससी तथा अनुसूचित जनजाति एसटी समुदाय को उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उद्यमिता को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत निम्नलिखित लक्ष्य हो जाएगा, जैसे वित्तीय सहायता, नए उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करना, समावेशी विकास, समाज के कमजोर वर्ग जैसे एससी एसटी और महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना, रोजगार सृजन, छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देकर
रोजगार के अवसर पैदा करना, आर्थिक सशक्तिकरण जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। इसके अलावा जो उद्यमिता प्रशिक्षण, उद्यमियों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करे ताकि वो अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सके। यह योजना 5 अप्रैल 2016 से शुरू किया गया था और इसका संचालन भारत सरकार द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान भारत का संबंध किससे हो जाएगा? आयुष्मान भारत योजना का संबंध स्वास्थ्य सेवा से है। यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना है जिसका उद्देश्य जो देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। यह 2 प्रमुख घटकों पर आधारित है, जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र हो जाएगा। इसका लॉन्च जो है आयुष्मान भारत योजना को 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? खुशवंत सिंह हो जाएगा, क्योंकि मैंने पुस्तक लेखक में ये क्वेश्चन कराया हुआ, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसमें टोटल जो एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी का पुस्तक लेखक करा दिए हुए, लगभग उसमें 800 क्वेश्चन जो केवल पुस्तक लेखक हो जाएगा। अगर बात करें ट्रेन टू पाकिस्तान, प्रसिद्ध के लेखक खुशवंत सिंह द्वारा रचित एक उपन्यास है। 1956 में प्रकाशित किया गया। इस उपन्यास में 1947 के भारत विभाजन के त्रासदी को दिखाया गया है। इस उपन्यास पर इसी नाम से 1988 में एक फिल्म भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर.के. नारायण की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक में मालगुडी के काल्पनिक शहर की कहानी का वर्णन किया गया है? मालगुडी डेज में किया गया। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। आर.के. नारायण की प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज में मालगुडी के काल्पनिक शहर की कहानियां है। यह एक लघु कहानी संग्रह है जिसमें मालगुडी शहर के सामान्य लोगों के जीवन, उनकी भावनाओं और रोजमर्रा की घटनाओं को चित्रित किया गया है। इसकी कहानी भारतीय समाज और संस्कृति को सरल और प्रभावशाली ढंग से दर्शाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, जाके आप अगले जितने भी शिफ्ट में बचा हुआ है आप जाके पुस्तक लेखक वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि लगातार इससे पूछा जाएगा प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा फ्यूचर ऑफिसर सेल चलाया जा रहा है जिसमें आपको 1 साल का पासवर्ड मात्र 571 मिल जाएगा। कूपन कोड 7 लगा लीजिए जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर अभी नहीं लेना चाहते हैं तो अभी वेट कर लीजिए। 2 दिन 28 तारीख से जो है बहुत बड़ा ऑफर चलाया जाएगा जिसमें आपको 1 साल का पासवर्ड मात्र 300 के आसपास मिल जाएगा। कूपन कोड अभी आप लोग जो है 7 रख के अप्लाई करके रख लीजिए जिससे आपको परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं हो जाइए अपने टेक्स्ट बुक ऐप में, और वहाँ पर कूपन अप्लाई कर लीजिएगा जिससे आप साइन अप हो जाइएगा। जैसे ही ऑफर शुरू हो जाएगा 27 तारीख रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा, यानी वो 28 तारीख ही कहलाएगा। ऑफर शुरू होगा, परचेज कीजिएगा तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। इससे तैयार रहेगा। 27 तारीख रात 12 बजे से जो है ऑफर शुरू हो जाएगा। कूपन कोड आप 7 का लगा के रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भौतिकी में दूरी और विस्थापन में क्या अंतर हो जाएगा? दूरी कुल चली गई पथ की लंबाई यानी स्केलर, जबकि विस्थापन जो है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी होता है, यानी वेक्टर होता है। अगर बात करें दूरी की तो कुल पथ की लंबाई जो वस्तु चलता है, यह जो अदिश राशि यानी केवल परिमाण दिशा नहीं होता है, हमेशा धनात्मक या शून्य होता है। वहीं विस्थापन की बात करें तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी रेखा की दूरी होता है, सदिश राशि होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। उदाहरण की बात करें, यदि कोई व्यक्ति 5 मीटर पूर्व या फिर 5 मीटर पश्चिम जाता है तो दूरी 10 मीटर हो जाएगा, विस्थापन 0 हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन जो है किसका कोई कार्य नहीं मानता है, क्योंकि वो फर्स्ट और अंतिम दूरी मानता है, इसलिए जो है जब गया और वापस आ गया तो ये 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर को क्या कहा जाता है? बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर को जो है पेडिट्रिशियन कहा जाता है, यानी विशेषज्ञ नवजात शिशुओं से लेकर 14 साल तक के बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं जैसे समस्या बुखार, खांसी, टीकाकरण और विकास संबंधी मुद्दों का निदान और उपचार करते हैं। उसे क्या कहते हैं? पेडिट्रिशियन यानी कि शिशु रोग विशेषज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सुश्री मेधा पाटकर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? मेधा पाटकर का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। वो एक प्रसिद्ध समाज सेविका है जिन्हें नर्मदा घाटी की आवाज़ के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सरदार सरोवर बांध परियोजना से प्रभावित होने वाले लगभग 37,000 गाँवों के लोगों को अधिकार के लिए अहिंसक और सत्याग्रह पर आधारित आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? आगरा शहर की स्थापना जो सिकंदर लोदी ने 1504 में किया था। उन्होंने इस अपनी राजधानी बनाई और इसे सिकंदर लोदी के नाम से जाना गया। बाद में मुगल शासकों विशेष रूप से अकबर ने आगरा को और अधिक विकसित किया, जिससे यह मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अब चलिए सिलेक्शन पोस्ट के सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिडनाइट चिल्ड्रन उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? ये जो है सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया, और ये मैं भी क्वेश्चन मैंने पुस्तक लेखक में कराया हुआ है। मैं आपको बार बार बोल रहा है, जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट प्लेलिस्ट जो बना हुआ है SSC MTS GK के नाम से, उसमें आपको जो पुस्तक लेखक का वीडियो मिल जाएगा उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आगे के शिफ्टों में ये जरूर पूछा जाएगा। अगर बात करें मिडनाइट चिल्ड्रन जो एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें सलमान रुश्दी ने लिखा है। यह उपन्यास जो पहली बार 1981 में प्रकाशित हुआ था और इसे साहित्यिक जगत में व्यापक प्रशंसा मिला था। यह उपन्यास जो
बुकर पुरस्कार 1981 और जेम्स टैट ब्लैक मेमोरियल प्राइज से सम्मानित हुआ था। साथ ही इसे 1993 और 2008 में बुकर ऑफ बुकर्स के रूप में भी चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन के तृतीय नियम बताना है। न्यूटन का तीसरा गति नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। अगर बात करें, इसका अर्थ है कि जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाता है यानी क्रिया होता है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लेकिन विपरीत दिशा में लगाता है यानी प्रतिक्रिया होता है। ये दोनों बल समान परिमाण मात्रा के होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। यह नियम दो अलग अलग वस्तु पर लागू होता है, न कि एक ही वस्तु पर। अगर बात करें उदाहरण के रूप में, तो रॉकेट का परीक्षण जो होता है यानी रॉकेट नीचे की ओर गैसों की तेजी से बाहर निकलता है यानी क्रिया कहलाया, जिसके कारण रॉकेट जो ऊपर की ओर उड़ता है यानी प्रतिक्रिया हो जाएगा। नाव और चप्पू भी आप लोग जानते होंगे, जब आप चप्पू से पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं यानी क्रिया हुआ, तो पानी नाव को आगे की ओर धकेलता है। उसी प्रकार हाथ से दीवार को धक्का देने में यदि आप दीवार को धक्का देते हैं तो क्रिया हुआ, तो दीवार भी आपके हाथों पर समान बल विपरीत दिशा में लगाता है। हालांकि दीवार स्थित होने के कारण यह हिलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैप्पीनेस इंडेक्स यानी खुशहाली सूचकांक कैसे मापा जाता है? अगर बात करें, खुशहाली सूचकांक एक मापक है जो किसी देश या समुदाय के लोगों की समग्र खुशी और कल्याण को आकलन करता है और इसे विभिन्न मापदंडों और डेटा के आधार पर मापा जाता है। सबसे प्रसिद्ध खुशहाली सूचकांक विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, जिसे संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास समाधान नेटवर्क UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 7 खिलाड़ी होता है। और ये भी मैंने स्पोर्ट्स के क्वेश्चन में कराया हुआ है, आप जाइएगा स्पोर्ट्स में, आपको जो टॉपिक वाइज मैंने 2024 के जितने भी एग्जाम हुए थे उसका मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। क्योंकि देख सकते हैं ये जो हूबहू आपको प्रीवियस क्वेश्चन ही देखने को मिल रहा है, इसमें कोई जो है नया क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। सेम टू सेम आप जैसा TCS करा था सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन पर कमांड करना ही पड़ेगा। अगर बात करें, एक मैच में 2 टीम खेलता है और प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, मैदान पर होते हैं, जबकि कुछ अतिरिक्त खिलाड़ी जो है यानी आमतौर पर 3 से 5 जो है रिजर्व के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूची शामिल है जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन करता है। अगर बात करें संघ सूची में, इसमें जो विषय शामिल है जिन पर केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। उदाहरण की तरफ बात करें तो रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, डाक, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, ये सभी जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। कुल विषय जो है 100 हो जाएगा, जो मूल संविधान में 97 थे, संशोधन के बाद इसे 100 कर दिया गया है। राज्य सूची की बात करें तो इसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है। उदाहरण पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय शासन, सिंचाई आदि हो जाएगा। कुल विषय जो 61 हो जाएगा, इसमें जो है मूल रूप से 66 थे, कुछ संशोधन की वजह से घटाकर 61 कर दिया गया। समवर्ती सूची की बात करें, इसमें विषय वो शामिल होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों का कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र के कानून को प्राथमिकता दिया जाता है। यदि कोई टकराव होता है तो उदाहरण जैसे शिक्षा, विवाह, तलाक, आपराधिक कानून, पर्यावरण संरक्षण आदि हो जाएगा। कुल विषय इसमें 52 हो जाएगा, मूल रूप से 47 था, बाद में संशोधन से बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा भोजन ग्रहण करने के लिए कौन सा संरचना का उपयोग करता है? अमीबा भोजन ग्रहण करने के लिए स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद विधि का उपयोग करता है। स्यूडोपोडिया क्या है? स्यूडोपोडिया जो अमीबा के अस्थायी उंगली जैसे प्रक्षेप होते हैं जो इसके शरीर की सतह से बाहर निकलते हैं। ये प्रक्षेप अमीबा के साइटोप्लाज्म की गति के कारण बनते हैं, जिसे अमीबीय गति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, GST यानी वस्तु एवं सेवा कर को क्यों लागू किया गया था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? GST जो भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, यह एक एकीकृत कर प्रणाली जिसने जो है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर जैसे वैट, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि को एक ही में समाहित कर दिया। इसे लागू करने के पीछे कई कारण और उद्देश्य थे जो निम्नलिखित है। जैसे कि GST लागू करने के कारण जान लेते हैं। कर प्रणाली की सरल बनाना, जिसमें भारत में पहले कई प्रकार के अप्रत्यक्ष जैसे वैट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क और विभिन्न राज्य स्तरीय पर इनके अलग अलग नियम और दरें थे, जिस कारण प्रणाली जटिल था। GST ने इन सभी को एक करके बदल दिया। करों की दोहरी गणना भी इसमें शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसे क्यों गठित किया गया था? ब्रिक्स जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इसे 2006 में स्थापित किया गया था। दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था और इसका नाम इन देशों के अंग्रेजी नामों के पहले अक्षर से बना हुआ है। शुरू में इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, जो बाद में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स बनाया गया। ब्रिक्स के गठन के पीछे कई कारण और उद्देश्य थे जो निम्नलिखित हैं। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने, ब्रिक्स का प्राथमिक उद्देश्य जो सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। इसमें व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किला राजपूत राजाओं का हो जाएगा? इसमें से कौन सा राजपूत किला हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ का किला जो है राजपूत राजाओं का था। यह मेवाड़ के राजपूत राजा सिसोदिया वंश का प्रमुख किला था और राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित है। अगर बात करें यूनेस्को विश्व धरोहर में, चित्तौड़गढ़ किला को 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। इसके डिटेल की बात करें तो चित्तौड़गढ़ किला भारत के सबसे बड़े ऐतिहासिक किलों में से एक है। इसे 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन यह मेवाड़ के राजपूत राजा विशेष रूप से सिसोदिया वंश के शासन में अपनी वीरता और बलिदान की कहानियों के लिए प्रसिद्ध हुआ था। प्रसिद्ध शासक की बात करें तो राणा कुंभा, राणा संग और महाराणा प्रताप जैसे सिसोदिया राजपूत राजाओं ने इस किले से शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मीमांसा किससे संबंधित है? मीमांसा जो भारतीय दर्शन की 6 प्रमुख शास्त्रीय दर्शन प्रणाली यानी षड दर्शन में से एक है। यह मुख्य रूप से वेदों की व्याख्या और कर्मकांड से संबंधित है। मीमांसा दर्शन का उद्देश्य वेदों के अर्थ को समझना, उनके कर्मकांड की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना है और धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करना है। मीमांसा का 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इनका संबंध जो है निम्नलिखित जान लेते हैं। अगर बात करें पूर्व मीमांसा में, इसे कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहा जाता है। यह वेदों के कर्मकांड, भाग संहिता और ब्राह्मण से संबंधी है, जो यज्ञ, हवन और वैदिक अनुष्ठानों पर केंद्रित है। मुख्य दार्शनिक में जैमिनी, जिन्होंने मीमांसा सूत्र की रचना किया है। वहीं उत्तर मीमांसा की बात करें, इसे वेदांत भी कहा जाता है, जो वेदों के ज्ञान कांड यानी भाग उपनिषद से संबंधित है। यह आत्म, ब्रह्म और मोक्ष के दार्शनिक पहलुओं पर केंद्रित है। मुख्य दार्शनिक में बादरायण यानी व्यास, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना किया है। ब्रिक्स थिंक टैंक का कार्य क्या हो जाएगा? ब्रिक्स थिंक टैंक जो है, या ब्रिक्स थिंक टैंक काउंसिल जो है, ब्रिक्स देशों के ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के शोध संस्थान और बुद्धिजीवियों का एक मंच है, जो ब्रिक्स के उद्देश्यों को समर्थन देने के लिए नीति निर्माण, अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देता है। इसका गठन जो 2013 में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स देशों के लिए नीतिगत सुझाव, शोध और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें जो है अगर मुख्य बात करें तो नीति सुझाव देना हो जाएगा, शोध या विश्लेषण हो जाएगा, ब्रिक्स अकादमिक फोरम का आयोजन हो जाएगा, विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान हो जाएगा, वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को बढ़ावा देना हो जाएगा। इसी प्रकार निम्नलिखित कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व या निवास सबसे अधिक हो जाएगा? गंगा जमुना मैदान जो है भारत और दक्षिण एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला निवास वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र अपनी उपजाऊ भूमि, प्रचुर जल संसाधन और अनुकूलन जलवायु के कारण अत्यधिक घनी आबादी वाला हो जाएगा। गंगा यमुना मैदान का परिचय की बात करें, यह एक विशाल मैदानी क्षेत्र जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। यह हिमालय के दक्षिण में और विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित है, जो गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। यह क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे भारतीय राज्यों से कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकल कोशिका जीव अपने भोजन को कैसे प्राप्त करते हैं? एकल कोशिका जीव जो है भोजन विभिन्न तरीके से प्राप्त करते हैं। जैसे कि बात करें तो फैगोसाइटोसिस के द्वारा, अमीबा जैसे जीव जो है सीडोपोडिया से भोजन करके भोजन को घेर कर खाद्य रिक्तिका में पचाते हैं। उसी प्रकार पिनोसाइटोसिस जो है तरल पदार्थ को कोशिका झिल्ली से अवशोषित करता है, जैसे कि परमेसियम हो जाएगा। प्रसार की बात करें तो छोटे पोषक तत्व कोशिका झिल्ली से अवशोषित होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। प्रकाश संश्लेषण में शैवाल जो है यानी कोलेरेला जो होता है सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। रासायन संश्लेषण में कुछ बैक्टीरिया जो है रासायनिक ऊर्जा से भोजन बनाते हैं। परजीवी पोषण, प्लाज्मोडियम जैसे जीव जो है मेजबान से पोषक तत्व लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को किस रंग का पदक दिया जाता है? ओलंपिक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को स्वर्ण पदक दिया जाता है, यानी गोल्ड मेडल दिया जाता है। ओलंपिक में 3 प्रकार के पदक दिए गए। स्वर्ण पदक जो है प्रथम स्थान वाले को, रजत पदक जो है द्वितीय स्थान वाले को दिया जाता है और कांस्य पदक जो है तृतीय वाले स्थान को दिया जाता है। चाबहार बंदरगाह से सबसे अधिक लाभ किस राज्य को होता है? चाबहार बंदरगाह से सबसे अधिक लाभ जो है गुजरात को होता है। अगर बात करें, यह जो है ईरान में स्थित एक रणनीतिक बंदरगाह है, जिसे भारत ने विकसित किया है ताकि मध्य एशिया, अफगानिस्तान और अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षुद्र ग्रह किसके बने होते हैं? क्षुद्र ग्रह जो मुख्य रूप से चट्टान, धातु और कभी कभी बर्फ से बने होते हैं। इनका निर्माण सौर मंडल के शुरुआती दौर में हुआ था। इनके प्रकार और संरचना निम्नलिखित है। कार्बन युक्त क्षुद्र ग्रह जिसमें सी टाइप का है, ये सबसे आम है और इसमें कार्बन, चट्टान और कुछ कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये गहरे रंग के होते हैं। धातु युक्त क्षुद्र ग्रह, इनमें मुख्य रूप से लोहा और निकल जैसा धातु होता है। सिलिकेट क्षुद्र ग्रह जो एस टाइप का होता है, ये सिलिकेट चट्टानों और कुछ धातुओं से बने होते हैं जो चमकीले दिखते हैं। बर्फीले क्षुद्र ग्रह जो कुछ क्षुद्र ग्रहों में पानी की बर्फ और अन्य जमे हुए पदार्थ हो सकते हैं, खासकर बाहरी सौरमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधार कला का संबंध किस धर्म से है? गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है। यह कला शैली का प्राचीन भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में विकसित हुआ था। इसमें बौद्ध धर्म के चित्रण, विशेष रूप से बुद्ध की मूर्ति और जीवन की घटनाओं को दर्शाया गया है। यह यूनानी और भारतीय कला का मिश्रण हो जाएगा।
पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल जो तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। विस्तृत विवरण की बात करें तो पोंगल एक 4 दिवसीय हिंदू फसल उत्सव जो मुख्य रूप से तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार तमिल सौर कैलेंडर के अनुसार ताई महीने के पहली तारीख यानी आमतौर पर 14 या 15 जनवरी को शुरू होता है। इसके 4 दिन जैसे भोगी पोंगल जो इंद्र देव की पूजा होता है, थाई पोंगल में सूर्य देव को समर्पित होता है, मट्टू पोंगल जो है गाय बैल की पूजा होता है और कानू पोंगल जो परिवार और सामुदायिक एकता का प्रतीक हो जाएगा। यह फसल कटाई का उत्सव जो मकर संक्रांति से मिलता जुलता है, लेकिन तमिलनाडु में इसे विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में भी तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से यह त्यौहार कम से कम 1000 साल पुराना और तमिल संस्कृति का अभिन्न अंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स का गठन क्यों हुआ था? ब्रिक्स जो है गठन उभरती अर्थव्यवस्था के बीच सहयोग बढ़ाने, वैश्विक आर्थिक शासन में उनकी भागीदारी को मजबूत करने और विकसित देशों के प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए किया गया। ये भी क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुआ है। ब्रिक्स जो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे 2009 में इसे शामिल किया गया था। समूह की स्थापना 2006 में पहली बार ब्रिक्स के रूप में किया गया था। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया, जो विधि के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि राज्य उन्हें विधि के समक्ष समानता से वंचित न करे और भारत के क्षेत्र में कानूनों का समान संरक्षण प्रदान करे। यह अनुच्छेद 2 सिद्धांतों पर आधारित है। विधि के समक्ष समानता सभी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, उच्च जाति के हो या निम्न जाति के, कानून के समक्ष बराबर होगा। उसके अलावा जो कानूनों का समान संरक्षण राज्य को उचित आधार पर वर्गीकरण करने की शक्ति है, लेकिन यह भेदभाव रहित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सर्वाधिक उपजाऊ और पानी वाला मिट्टी कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक उपजाऊ और पानी वाली मिट्टी की बात करें तो एलुविली मिट्टी हो जाएगा। अगर विस्तृत की बात करें तो एलुविली मिट्टी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनता है, जो मुख्य रूप से गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। यह मिट्टी जो चिकनी, बलुई और दोमट मिश्रण से बना होता है, जिसमें नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की अच्छी मात्रा होता है, जो इसे उपजाऊ बनाता है। पानी धारण करने की इसकी क्षमता जो है उच्च होता है। हालांकि यह छिद्रपूर्ण होता है और नमी को बनाए रखता है, जो चावल, गेहूं और गन्ने जैसे फसलों के लिए आदर्श होता है। भारत में यह मिट्टी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो इन क्षेत्रों को अन्न भंडार बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना की शुरुआत किसने किया था? मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना की शुरुआत जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। अगर बात करें, यह योजना शुरुआत 5 जुलाई 2023 को किया गया था, जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। यह योजना महिलाओं को सशक्तिकरण और आर्थिक सहायता के लिए शुरू किया गया, जिसमें 18 से 60 वर्ष के आयु के महिलाओं को प्रति माह जो है 1250 रुपये यानी वर्तमान में बढ़ाकर 3000 रुपये किया गया है कि वित्तीय सहायता दिया जाता है। इसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं तक पहुंच बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में से एक है, जो महिलाओं के लिए वोट बैंक को मजबूत करने के साथ साथ सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता के उन्मूलन और इसके अभ्यास पर प्रतिबंध से संबंधित हो जाएगा। अगर विस्तृत विवरण की बात करें, यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में शामिल है और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 17 स्पष्ट रूप से कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और इसका कोई भी रूप, चाहे वह अभ्यास, औचित्य या प्रचार के माध्यम से हो, अपराध माना जाएगा। इसकी शुरुआत जो 1950 में होता, इसके जो है लागू होने के बाद अस्पृश्यता यानी अनुसूचित जाति के प्रति भेदभाव को अपराध घोषित किया गया, जिसके लिए 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह अनुच्छेद सामाजिक सुधार और जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम था, जो भीमराव अम्बेडकर के दृष्टिकोण को दर्शाता है। अगर बात करें, अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में शामिल है, जो नागरिकों को 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। अगर इसमें बात करें स्थान और उद्देश्य, अनुच्छेद 19 में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की रक्षा करता है। यह केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, न कि विदेशियों पर। इसमें 6 स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद निम्नलिखित में से स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगा, जो नागरिक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल होता है। शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता होता है, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने का अधिकार ये भी दिया गया। उसके अलावा संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने और उनमें शामिल होने की आज़ादी दिया गया है। प्रवास की स्वतंत्रता, भारत में किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से जाने आने का अधिकार दिया गया है। व्यवसाय या पेशा अपनाने का स्वतंत्रता दिया गया है। कोई भी व्यवसाय, व्यापार या पेशा अपनाने का अधिकार है, बशर्ते यह संवैधानिक सीमाओं में हो। निवास की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में रहने और बसने का अधिकार दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएगा? ये जो ज्ञानेश कुमार हो जाएगा, यानी 26वें होना चाहिए था। वर्तमान में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार हो जाएगा। देखिए अभी जो वर्तमान जो नियुक्ति वाले प्रश्न भी पूछा जा रहा है, मैंने कल ही जो एसपीडी करंट अफेयर का पूरा क्वेश्चन करा दिया है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। ज्ञानेश कुमार एक जो है 1988 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी है, जो 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाले हैं। पूर्व CEC राजकुमार जिन्होंने 15 मई 2022 से 18 फरवरी 2025 तक जो है कार्य किया है, उनके स्थान पर ज्ञानेश कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नीति आयोग किस लिए कार्य करता है? नीति आयोग भारत सरकार के लिए आर्थिक नीति निर्माण, विकास योजना और सतत विकास के लिए कार्य करता है। अगर बात करें नीति आयोग की स्थापना जो 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जो योजना आयोग का स्थान लेता है। इसका उद्देश्य जो है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहकारी संवाद को बढ़ावा देता है। यह निम्नलिखित के लिए कार्य करता है: आर्थिक नीति, दीर्घकालिक नीति और रणनीति बनाना, जैसे 15 वर्षीय दृष्टि दस्तावेज, 7 वर्षीय नीति और 3 वर्षीय कार्य योजना हो जाएगा। सतत विकास हो जाएगा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के पर ध्यान देना हो जाएगा। क्षेत्रीय विकास में राज्यों के साथ साझेदारी में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना होगा। नवाचार में स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और जैसे कार्यक्रम को समर्थन देना होगा। यह नीति सुझाव देता है कि लेकिन धन आवंटन नहीं करता है। यह राज्य सरकार और केंद्र के बीच समन्वय को मंच हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है? ये जो है थाईलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड जो है सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। थाईलैंड को ऐतिहासिक रूप से सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है, क्योंकि सफ़ेद हाथी वहाँ का शाही और सांस्कृतिक प्रतीक रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? सभी को पता होना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन आते हैं। अगर बात करें प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जो प्राकृतिक संसाधन जैसे कच्चे माल का उत्पादन करता है, जो औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के लिए आधार प्रदान करता है। कृषि में अनाज, फल, सब्जी और अन्य फसलें हो जाएगा। पशुपालन में दुग्ध उत्पादन, मांस, चमड़ा उद्योग ये सभी शामिल हो जाएगा। मत्स्य पालन में मछली पालन और जलीय संसाधन हो जाएगा। खनन में कोयला, लोहा और अन्य खनिज। यह क्षेत्र जो है भारत की अर्थव्यवस्था का आधार रहा है, जो 40 से 50% जनसंख्या निर्भर है, और यह GDP में 15 से 20% योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रसीदी टिकट किसकी रचना है? ये जो अमृता प्रीतम की रचना है। ये भी क्वेश्चन मैंने पुस्तक लेखक में कराया हुआ है। मैं आपको बार बार बोल रहे हैं, जाकर पुस्तक लेखक वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने टोटल जितने भी SSC के 2018 से लेकर 24 तक 25 तक की जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सभी का मैंने पुस्तक लेखक कराया हुआ है। लगातार उसी सबसे प्रश्न मिल जाएगा, आप जाइए। नहीं तो 2 जो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली जो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। अमृता प्रीतम पंजाब की सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक थी। उन्हें पंजाबी भाषा की पहली कवियत्री माना जाता है। उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 100 पुस्तकें लिखा है, जिनमें उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। उन्हें भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से हो जाएगा? अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेल क्षेत्र से है। अगर विवरण की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार भारत का सरकार द्वारा खेल और शारीरिक शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, जो 1961 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया हो और खेल को सम्मान को बढ़ाया हो। पुरस्कार में 15 लाख रुपये की नकद राशि, 1 कांस्य प्रतिमा और 1 प्रमाण पत्र शामिल होता है। उदाहरण के लिए 2023 में हिमा दास और PV सिंधु जैसे खिलाड़ी को यह सम्मान मिला था। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? लॉरेंज वक्र द्वारा आय असमानता मापा जाता है। अगर बात करें, लॉरेंज वक्र एक ग्राफिक उपकरण जो आय और धन के विवरण को दर्शाता है और समाज में असमानताओं की डिग्री को मापता है। इसे अमेरिकी अर्थशास्त्री मैक्स ओ लॉरेंज ने 1905 में विकसित किया था। यह वक्र 45 डिग्री की रेखा यानी पूर्ण समानता से विचलन दिखाता है। जितना अधिक विचलन उतना ही अधिक असमानता हो जाएगा। गिनी गुणांक, यह वक्र के आधार पर गणना किया जाए जो 0 से 1 तक जो है होता है। भारत में 2025 तक अनुमानित गिनी गुणांक जो है 0.33 के आसपास है, जो असमानताओं को दर्शाता है। अब चलिए थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देगा, 2025 में किस खिलाड़ी को पद्म भूषण मिला था? PR श्रीजेश को दिया गया था। अगर बात करें 2025 में जो है 139 जो है पद्म अवार्ड दिया गया था, जो अलग अलग क्षेत्रों में दिया गया था। टोटल जो है 19 जो है पद्म भूषण मिला था। इसके अलावा यहाँ पर जो है पद्म विभूषण की बात करें तो 19 हो जाएगा। पद्म भूषण जो आएगा यहाँ पर 113 जो पद्मश्री दिया गया था। 7 जो है पद्म विभूषण हो जाएगा, 19 पद्म भूषण हो जाएगा और 113 जो है पद्मश्री हो जाएगा।
कुछ इंपॉर्टेंट जो है पद्म भूषण अवार्ड की बात करें, टोटल 19 लोगों को दिया गया था। और सूर्य प्रकाश को जो है किसके क्षेत्र में, लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में दिया गया, ये कर्नाटक से संबंधित है। अनंत नाग को जो है कला के क्षेत्र में दिया गया, ये भी कर्नाटक से संबंधित है। विवेक देवराय को जो है लिटरेचर एंड एजुकेशन के दिए क्षेत्र में दिया, ये जो एनसीटी दिल्ली से संबंधित है। जतिन गोस्वामी को कला के क्षेत्र में, ये असम से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। जोस चेको पेरीपुरम को जो है मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था, और ये जो है केरल से संबंधित हो जाएगा। कैलाश नाथ दीक्षित को जो है आर्कियोलॉजिकल में दिया गया, और ये दिल्ली से संबंधित है। मनोहर जोशी को जो पब्लिक अफेयर में दिया गया था, ये जो महाराष्ट्र से संबंधित है। बाकी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप टोटल जो है जितने भी पद्म भूषण 19 लोगों को दिया गया था वो आप सभी देख लीजिएगा। इसके अलावा 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण दिया गया था, जिसमें जो है दुबूर नागेश्वर रेड्डी को जो है मेडिसिन के क्षेत्र में, ये तेलंगाना राज्य के हैं। जस्टिस श्री जगदीश सिंह खेर को जो है पब्लिक अफेयर में दिया गया, ये जो चंडीगढ़ के हैं। मिस्टर कुमुदनी रजनीकांत लखिया जो है ये कला के क्षेत्र से संबंधित है, और ये गुजरात की है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है ये कला क्षेत्र से संबंधित, और ये जो कर्नाटक के हो जाएगा। MT वासुदेव नायर जो है लिटरेचर एंड एजुकेशन से संबंधित, ये भी केरल के हो जाएगा। ओसोम सुजुकी जो है ट्रेड एंड इंडस्ट्री से संबंधित है, ये जापान के हो जाएगा। शारदा सिन्हा जो है कला क्षेत्र से संबंधित, जो बिहार की कोकिला कही जाती है, ये बिहार की है। इनको जो है पद्म विभूषण जो दिया गया, टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था। उसी प्रकार जो टोटल जो है 113 लोगों को पद्म श्री दिया गया। मैं सभी स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप जो इसको पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपको PDF जो टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से सभी को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पद्म एंड द ब्लू डायनासोर जो वैशाली श्रॉफ द्वारा लिखित है, एक बाल साहित्य की पुस्तक। इस पुस्तक के अंदर किस चीज़ के बारे में बताया गया है? इस पुस्तक में जो है भारत में डायनासोर के अवशेषों और पूरा जैविकी के बारे में बताया गया है, और यह बच्चों में विज्ञान, इतिहास और खोज की भावना जगाने के लिए लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात के किस नृत्य में डंडा लेकर नृत्य किया जाता है? डांडिया रास में किया जाता है। देखिए मैंने लोक नृत्य का भी मैंने वीडियो दिया हुआ है, आप जाके जो है SSC MTS प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, या स्टैटिक GK का मैराथन वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने लगभग जो है बहुत ज़्यादा जो है मान कर चलिए 5000 केवल लोक नृत्य का क्वेश्चन कराया, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। अगर बात करें, डांडिया जो है गुजरात का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसमें 2 छोटी लड़कियां डंडों का उपयोग करके जोड़ी में नृत्य कर किए थे। यह नृत्य विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान लोकप्रिय है, और इसे गरबा के साथ भी जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया में हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा देश हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। एशिया में हैप्पीनेस इंडेक्स में सिंगापुर सबसे ऊपर, इसके बाद ताइवान और जापान का स्थान है। 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 147 देशों में 118वें स्थान पर हो जाएगा, जबकि पाकिस्तान जो 109वें और नेपाल 92वें स्थान पर है। एशिया देशों में हैप्पीनेस इंडेक्स में सिंगापुर 30वें स्थान पर, जापान 50वें स्थान पर, और दक्षिण कोरिया जो है 91वें स्थान पर हो जाएगा। भारत 126वें स्थान पर है, पाकिस्तान 108 स्थान पर, म्यांमार 118वें स्थान पर, श्रीलंका 128 स्थान पर, और बांग्लादेश 129वें स्थान पर हो जाएगा। खुशी सूचकांक भारत का स्थान की बात करें, 2025 की रिपोर्ट में भारत को 147 देशों में 118वां स्थान रखा गया, जो 2024 के 126वें स्थान से बेहतर है। अपनी निचली रैंकिंग के बावजूद भारत जो है सांस्कृतिक मूल्य, मजबूत पारिवारिक संस्थाएं और गहरी आध्यात्मिक परंपराएं खुशी के स्तर में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अतिरिक्त सरकार के समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम और मानसिक स्वास्थ्य पहल शुरू किया गया है। अगर बात करें 2025 में 10 सबसे खुशहाल देश कौन हो जाएगा? सबसे पहले स्थान फिनलैंड हो जाएगा, उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड का स्थान 5वां हो जाएगा, 6 स्थान पर कोस्टा रिका हो जाएगा, 7वें स्थान पर नॉर्वे हो जाएगा, 8वें स्थान पर इजराइल, 9वें स्थान पर लग्जमबर्ग, और 10वें स्थान पर मैक्सिको हो जाएगा। एक जो है राजपूत वंश से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। भारत में राजपूतों का उदय जो हर्षवर्धन की मृत्यु और प्रतिहार साम्राज्य के विघट के परिणाम हुआ था। 7वीं शताब्दी से लेकर अगले 500 वर्षों तक भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर राजपूतों का प्रभुत्व रहा था। उनका संबंध भारतीय उपमहाद्वीप के क्षत्रिय परिवारों से था। उन्हें राजस्थान, सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार में योद्धाओं, उद्यमियों, जमींदार यानी भूमि मालिक के रूप में शासन किया है। भारत में जो राजपूत का उदय हर्षवर्धन की मृत्यु और प्रतिहार साम्राज्य के विघटन का परिणाम था। 7वीं शताब्दी से लेकर 500 वर्ष तक भारतीय राजनीति में उनका जो है उद्देश्य हो जाएगा। इसके अनुसार जो है 3 वंशावली थे, जिनमें सूर्य वंश, चंद्र वंश या सोम वंश और अग्नि वंश के नाम से जाना जाता है।
यहाँ पर आपको प्रमुख राजवंश एवं उनकी राजधानी और संस्थापक की सूची दिख जाएगा। दिल्ली के अजमेर और चौहान वंश का जो है राजधानी दिल्ली हो जाएगा और इसके संस्थापक वासुदेव हो जाएगा। कन्नौज के प्रतिहार जो है इसकी राजधानी अवंती कन्नौज में था और ये इसके जो है संस्थापक नागभट्ट हो जाएगा। मालवा के परमार या परमार वंश जो है उज्जैन और धार में इसकी राजधानी हो जाएगा। इसके संस्थापक सियक श्रीहर्ष हो जाएगा। काठियावाड़ का चालुक्य सोलंकी जो है इसकी राजधानी अहिलवाड़ हो जाएगा और इसके संस्थापक मूलराज हो जाएगा। मालखंड के राष्ट्रकूट जो है इसकी राजधानी मालखंड या मानखेत हो जाएगा। इसके संस्थापक दंती बर्मन द्वितीय हो जाएगा। जजाक भुक्ति के चंदेल जो है इसकी राजधानी खजुराहो महुआ कलिंजर में हो जाएगा और इसके संस्थापक नन्नुक चंदेला हो जाएगा। इसके अलावा जो है चेरी के कलचुरी यानी हैया वंश के जो इसकी राजधानी त्रिपुरी हो जाएगा। इसके संस्थापक कुक्कल फर्स्ट हो जाएगा। कन्नौज के गढ़वाल जो है इसकी राजधानी कन्नौज हो जाएगा। इसका संस्थापक चंद्रदेव हो जाएगा। हरियाणा और दिल्ली के चारों ओर के तोमर जो है इसकी राजधानी ढिल्लिका हो जाएगा और इसका संस्थापक अनंगपाल सिंह तोमर हो जाएगा। मेवाड़ के गुलही लोटा सिसोदिया वंश के जो है राजधानी चित्तौड़ हो जाएगा और इसके संस्थापक बप्पा रावल हमीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में भारी उद्योगों की स्थापना किन देशों ने भारत की सहायता किया था। अगर बात करें दूसरी पंचवर्षीय 1956 से 61 के दौरान भारत में भारी उद्योगों के स्थान पर ध्यान केंद्रित किया ताकि औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले। इस दौरान निम्नलिखित देशों ने भारत की सहायता किया था। सोवियत संघ यानी USSR ने तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जिसमें शामिल है भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ की स्थापना भी रूस के सहयोग से हुआ था। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची की स्थापना किया गया था। मशीन निर्माण और बिजली संयंत्र जैसे अन्य उद्योगों के लिए भी सहायता किया गया था। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के सहयोग से निम्नलिखित की स्थापना किया गया। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में स्थापना किया। ब्रिटिश कंपनियों के सहयोग से किया गया था। पश्चिमी जर्मनी ने योगदान दिया था। राउरकेला इस्पात यानी ओडिशा में जो स्थापना किया हुआ जर्मनी के सहयोग से हुआ था। जर्मन कंपनी जैसे क्रूप और डेमागा ने तकनीकी सहायता और उपकरण दिया था। पंचवर्षीय योजना का जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक था। ये जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। यह योजना जो कृषि को उच्चतम प्राथमिकता दिया गया था। इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा भाखड़ा नांगल व्यास और दामोदर नदी घाटी इत्यादि परियोजना प्रारंभ किया गया था। द्वितीय योजना जो 1956 से 61 था इसमें PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। यह योजना में भारी उद्योग एवं खनिजों की प्राथमिकता दिया गया है। इसमें दुर्गापुर भिलाई राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना किया गया था। तृतीय योजना 1961 से 66 में सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर आधारित था। यह योजना 62 के भारत चीन 1965 के भारत पाक युद्ध और 1966 के सूखे के कारण लक्ष्य प्राप्ति में विफल रहा था। योजना अवकाश जो 1966 से 69 तक रहा। इसमें 3 वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित किया गया था। चतुर्थ योजना जो है 1969 से 74 था। परिवार नियोजन कार्यक्रम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में यह योजना की प्रमुख विशेषता हो जाएगा। पांचवी योजना जो 1974 से 78 था। गरीबी निवारण कार्यक्रम का प्रारंभ तथा गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 में। काम के बदले अनाज तथा अंत्योदय योजना जो है 1970 से 78 कार्यक्रम में इसमें प्रारंभ किया गया था। यह योजना जो है 1 वर्ष पूर्व जो है 1978 में समाप्त कर दिया गया था। अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान जो है 1978 से 80 तक चला था, जिसे द्वितीय अवकाश योजना भी कहा था। इसे जनता पार्टी सरकार ने प्रारंभ किया था। अनवरत योजना की संकल्पना जो है गुनार मिडल द्वारा विकासशील देशों के विकास के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था। छठी योजना जो 1980 से 85 में था। गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि इस योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। सातवीं योजना जो 85 से 90 हो जाएगा। यह योजना में भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया तथा मानव संसाधन विकास पर अत्यधिक बल दिया गया था। आठवीं योजना जो 92 से 97 में शुरू किया गया। राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह योजना जो है 1990 की जगह 1992 से प्रारंभ हुआ था। योजना के अपने लक्ष्य 5.6 से ज्यादा 6.8 वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हुआ था। नौवीं योजना जो 97 से 2002 में था। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास को बल दिया गया। 10वीं योजना 2002 से 7 में था। 7.6% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ यह अब तक का सफल योजनाओं में से एक रहा था। 11वीं योजना 2007 से जो 12 था। तीव्र समावेशी विकास यह योजना का लक्ष्य था। इसमें औसत वृद्धि दर 8% रहा, जो अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर हुआ था। 12वीं योजना जो 12 से 17 में था। इसका उद्देश्य तीव्रतर अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है लोक नृत्य का प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि आगे के शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। आंध्र प्रदेश में बात करें तो कोलाटम, दप्पू, वीरनाट्यम, बुट्टा बोमालू, तपेला, गुल्लू ये सब जो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो बुइया, चालो, वांचो, पासी, पोनुंग ये सभी अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। असम में बात करें तो बिहू, बगुरुम्बा, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल ये सभी असम का हो जाएगा। बिहार की बात करें तो जट जटिन, विदेशिया, पनवड़िया, सामा चकेवा, झिझिया ये सब बिहार का लोक नृत्य हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पंथी, राउत नाच, गौर मारिया, सुआ
नाच और कर्मा ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य हो जाएगा। गोवा की बात करो तो देखनी, फुगड़ी, झाकोर, मांडो, खोल, तरंग मेले ये गोवा का लोक नृत्य हो जाएगा। गुजरात की बात करें तो गरबा, डांडिया, भवाई, टिप्पणी, गोरफ ये सभी गुजरात का लोक नृत्य हो जाएगा। हरियाणा की बात करें तो झूमर, फाग, खोड़िया, गुग्गा, छठे नृत्य हरियाणा का हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो नाटी जिसे गद्दी नाटी कहा जाता है, किन्नौरी, झोरा, झाली, चंपा नाच हो जाएगा। झारखंड की बात करें तो छऊ, पाइका, सरहुल, मुंडारी, कर्मा, झिटिका ये झारखंड का लोक नृत्य हो जाएगा। कर्नाटक की बात करें तो डोलू कुनिथा, यक्षगान, वीरगासे, कोलट्टम, हुली वेसा ये कर्नाटक का लोक नृत्य हो जाएगा। केरल की बात करें तो थिरुवथिरा, ओपाना, काई कोटेकली, पडियानी, थैयम ये सभी केरल का हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो कर्मा, जवारा, मटकी, आदा, खारा नाच और राई ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो लावनी, तमाशा, कोली, काला, ढेकुना हो जाएगा। मणिपुर की बात करें तो खोंगजोम, परवा, राखाल, थांग, लाई, हरोबा ये मणिपुर का लोक नृत्य हो जाएगा। मेघालय की बात करें तो लाहो, बाघला, नोंगक्रेम, सातसुक, मेनसेम ये मेघालय का लोक नृत्य हो जाएगा। मिजोरम की बात करें तो चेरव, चैलम, सरल, मकाई, तलंगम, पारलेम ये मिजोरम का हो जाएगा। नागालैंड की बात करें तो चोंग, खेबा, बांस नृत्य, रेंगमा, जेलियांग ये नागालैंड का लोक नृत्य हो जाएगा। ओडिशा की बात करें तो छऊ, सवारी, घुमरा, रनप्पा, सामा, बक्सुनी ओडिशा का लोक नृत्य हो जाएगा। पंजाब की बात करें तो भांगड़ा, गिद्धा, किकली, झूमर, मलवई ये जो है पंजाब का लोक नृत्य हो जाएगा। राजस्थान की बात करें तो घूमर, कालबेलिया, तेरह ताली, चौड़ी, कच्ची, गोरी, गवड़ी ये सभी राजस्थान का लोक नृत्य हो जाएगा। सिक्किम की बात करें तो चूप हाट, सिकमाड़ी, सिंघी, छाम, चियाक, छाम, मारूनी ये सिक्किम का लोक नृत्य हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करें तो करट्टम, कोलट्टम, कावड़ी, थेरू, कुथी, ओलियट्टम ये सभी तमिलनाडु का लोक नृत्य हो जाएगा। तेलंगाना की बात करें तो पेरिनी, शिव तांडवम, लंबाडी, गुसाडी, मथुरी हो जाएगा। त्रिपुरा की बात करें तो होजागिरी, झूम, गाड़िया, लेबांग, बुमनी त्रिपुरा का लोक नृत्य हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें तो बाडा, नाटी, छोलिया, पांडव नृत्य और जौन साड़ी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो रासलीला, कजरी, चरकुला, नौटंकी, छपेली हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो बाउल, छऊ, कीर्तन, जात्रा, गंभीरा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो रऊफ, हिकत, मनसास, कोंद, दांडी नाच हो, दमाली हो जाएगा। लद्दाख की बात करें जबरो, संडोल, चम्स, सपाव नृत्य हो जाएगा। अंडमान निकोबार की बात करें तो निकोबारी नृत्य, अंडमानी नृत्य हो जाएगा। चंडीगढ़ की बात करें तो गिद्धा, भांगड़ा, पंजाबी प्रभाव हो जाएगा। तो ये जितने भी प्रश्न है सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लगातार जो है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के जो है सारा एग्जाम एनालिसिस का वीडियो आपको लगातार मिलता जाएगा। इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो है टेक्स्ट बुक पासप्रो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या डायरेक्ट कूपन अप्लाई कर लीजिएगा सावन ACWN आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और जाकर परचेज कर लीजिए। अगर अभी नहीं परचेज करना चाहते हैं, थोड़ा कम प्राइस में परचेज करना चाहते हैं तो तैयार रहिएगा। 28 तारीख यानी 27 तारीख रात 12 बजे से ऑफर शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको 1 साल का पासवर्ड मात्र 300 के आसपास मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहेगा। 27 तारीख रात 12 बजे यानी 28 तारीख ही हो जाएगा, इसलिए तैयार रहेगा। उस दिन परचेज कीजिएगा, आपको बहुत ही कम प्राइस में जो मिल जाएगा। अभी आप लोग क्या कीजिए, कूपन कोड सावन अप्लाई करके रख लीजिए, जिससे आपको बाद में परचेज करने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए कूपन लगा के आप लोग रख लीजिएगा और तैयार रहिएगा। 28 तारीख को परचेज कर लीजिएगा, जिससे आप एसएससी, रेलवे या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपर, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट ये सारा मिल जाएगा। तैयार रहेगा। तो चलिए मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।